जो भी मेरे साथियों हैं, जो बिहार दरोगा 1700 सीटें जो आई है, उन 1700 सीटों पर आप लोगों को लड़ाई करनी है। तो हम अभी सभी साथियों को जीके और जीएस मजबूत होनी चाहिए। ये जो जीएस और जीके है, एक समुद्र है, और इतना बड़ा समुद्र है कि आप इसमें जितना अंदर जाइएगा उतना ही गहराई है मेरे प्यारे साथ। और अगर आप चाहते हैं कि हम बिहार दरोगा एसआई जो 2025 में ही शायद दिसंबर या जनवरी में ही पड़ेगी, अगर जनवरी में पड़ता है तो 2026 एंट्री होगा, अगर दिसंबर में हो जाता है तो बहुत ही अच्छे है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए जीएस और जीके दोनों से हम प्रत्येक दिन 50 ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस सेट को भी अच्छे से ज्वाइन करें तो टेलीग्राम पे जाइए, आपको टेलीग्राम पे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे दिए जाएंगे। मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा जो जीएस रहेगा और मैथ रहेगा, जीएस और मैथ रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अपने साथियों के पास भी भेजें। और अगर आपको देखा जा रहा है कि अगर सेट जो बनाएंगे उसमें क्वेश्चन देखना है कि कितना बढ़िया से क्वेश्चन को सेट किए हैं, क्वेश्चन इस तरह से बहुत बार पूछा है और इसी क्वेश्चन को हमने मॉडिफाइड किया है कि अगले क्वेश्चन को किस तरह से पूछेगा मेरे प्यारे साथियों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है, आपको अगर ये मेहनत अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे प्यारे साथी। और आप देखेंगे कि हम जानते हैं कि आपको एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छी रहेगी, और हम आपको कहते हैं कि ये 60% जरूर लड़ेगा मेरे प्यारे साथियों आपके बिहार दरोगा एसआई में। तो हमसे एक कहना चाहते हैं कि मेरे वीडियो में पहले सही से देखें इसमें क्या क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो प्रतिदिन इसी तरह से हम आपको सेट तैयार करके देंगे। और मैथ के जो आपको 100% मैथ लड़ेगी, ये आश्वासन हम दिलाते हैं कि 100% आपकी मैथ लड़ेगी मेरे प्यारे साथ। अगर आप चाहते हैं कि बिहार एसआई दरोगा सभी भरे होंगे, ये 1700 सीटें हैं जिसमें से 17 लाख जरूर भराएगा या 7 लाख तक जरूर फुल होगा ये मेरे प्यारे साथ। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमें जीएस और मैथ मजबूत रहे, और आपको करंट अफेयर आपको डेली पेपर पढ़ना होगा जिससे आपको करंट अफेयर से सवाल पूछेगी, और आपके कुछ इंग्लिश से सवाल रहेंगे, ये आपका रीजनिंग रहेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो हम आपको जो बताएंगे सिर्फ जीके जीएस और मैथ बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, और प्रत्येक दिन आपको मिलेगा सेट बाई सेट मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। इस क्लास में बने रहने के लिए इस वीडियो को भी शेयर करें जो आपके साथियों भी क्या कर सके, देख पाए मेरे प्यारे साथियों। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या बताते हैं, क्या क्वेश्चन सेट किए हैं, इस पर जरूर गौर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए आगे कहता है, ये आपकी जो पहला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी सवालें पूछी गई है। और आपके जो ये पहली सवाल है वो कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में
नेतृत्व किसने किया था? जो 1897 का विद्रोह हुआ था बिहार में, उसका नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? किसने किया था? नाना साहेब, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? तो आपका ये जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों, जो आपका ये सही जवाब होगा वो आपका वीर कुंवर सिंह होंगे। क्या होंगे? वीर कुंवर सिंह जी होंगे। अब वीर कुंवर सिंह जो थे वो 1857 मेरे प्यारे साथियों 1857, ये 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान, जब भारतीयों ने क्या किया? विद्रोह किया। उसके दौरान वीर कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किए। और ये हमारे वीर कुंवर सिंह जो थे वो 18 वर्ष की आयु में भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असाधारण शौर्य का प्रदर्शन भी किया था मेरे प्यारे साथी। इसे वीर कुंवर सिंह जी को हल्के में ना ले, ये 80 वर्ष के आयु में ही बहुत अच्छे काम किए थे मेरे प्यारे साथियों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया, तो हमारे वीर कुंवर सिंह ने किए थे। और 1897 के जो विद्रोह थे और यह बिहार के जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे विद्रोह का मेरे प्यारे साथी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपकी अगला सवाल कि मान लिया जाए यहां पे कहेगा 1857 के विद्रोह के समय वीर कुंवर सिंह ने कहां से, बिहार के किस स्थान से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो आप बता सकते हैं कि बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। ये भी सवाल आपको पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं मेरे प्यारे साथियों? 44वां संशोधन, कि 42वां संशोधन, कि 24वां संशोधन, कि 61वां संशोधन? किस संशोधन के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा हमारे भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, शोधित किया गया मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। कब हुआ था? 1976 में मेरे प्यारे साथियों। कब हुआ? 1976 में हुआ। तो आपसे ये सवालें घुमा सकती है, यहीं से सवालें आपको घुमा सकती है। हमने कहे कि भारतीय संविधान का समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब संशोधित किया गया, किसके अनुसार? तो 42वां संविधान के संशोधित के अनुसार। और यह संशोधित कब हुआ? 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ। और ये लघु संविधान के नाम से जानी जाती है, लघु संविधान के नाम से भी जानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 42वां संशोधन को हम 42वां संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब का अगला सवाल है
आपका अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि शोक बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही से जवाब देना मेरे प्यारे साथियों। अगर आपके क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखना, पूरी तरह से देखना मेरे प्यारे साथियों। अगर चाहते हैं कि मेरा इस वर्ष आपका रिजल्ट हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा को, सोन को, गंडक को, कोसी को। किस नदी को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? इसे कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी कहता है इसका ना कोई धारा होता है ना कोई प्रवाह, ये जिधर चाहे उधर ही मुड़ जाती है। एक बहुत खतरनाक चीजें है। आपकी बिहार का शोक को इसी को कहा गया, कोसी नदी को मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है अगला सवाल है कि कहता है मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से खुश से जवाब देना है, सेकेंडों में मेरे प्यारे साथियों। कहिएगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, क्योंकि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है और इसका जो भार है मेरे प्यारे साथियों 1.5 kg। यकृत का जो भार है मेरे प्यारे साथियों उसका 1.5 kg है और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है मेरे प्यारे साथियों। और इसका कार्य जो है मेरे प्यारे साथियों, ये यकृत जो है हमारे शरीर का तो सबसे बड़ी ग्रंथि यही है और इसका वजन जो है 1.5 kg का होता है। वजन कितने केजी का होता है? 1.5 kg का होता है और यह पीत का उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि पीत का उत्पादन कौन करता है तो यकृत करता है मेरे प्यारे साथियों। ये पीत का उत्पादन करता है, पीत का उत्पादन करता है मेरे प्यारे साथियों। पीत का क्या करता है? उत्पादन करता है। प्रोटीन संश्लेषण भी करता है, प्रोटीन संश्लेषण भी करता है और शरीर से विषैले पदार्थ को निकालने में मदद करती है और शरीर से विषैले पदार्थ को निकालने में मदद करती है मेरे प्यारे साथियों। आपको क्या बोले कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है जिसका वजन 1.5 kg है और ये क्या करता है? पित्त को उत्पादन करने में मदद करती है और ये प्रोटीन संश्लेषण कहने का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों प्रोटीन को भी निर्माण करती है। क्या करती है? प्रोटीन को भी निर्माण करती है और हमारे शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने का काम करती है मेरे प्यारे साथियों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल मेरे प्यारे साथियों, अगले आपका सवाल है मेरे प्यारे साथियों। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल देखेंगे है क्या कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? मेरे प्यारे साथियों ये आपके वीवीआई प्रश्न है, एकदम दरोगा में, हल्के में मत लीजिए, ये वीवीआई ही है। कहता है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? किस देश ने की थी? ब्राजील ने, इंडोनेशिया ने, भारत ने, दक्षिण अफ्रीका ने। किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? ये थे G20 का 2023 में भारत ही मेजबानी किए थे मेरे प्यारे साथियों। और आपको ये बता दें, जानकारी दे दें कि हमारे 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने और नई दिल्ली में, कहा किए थे? नई दिल्ली में किए थे। और यह भारत के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजन था और आगामी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर नजर रखना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था मेरे प्यारे। तो आपको समझ में आ गई होगी। ये आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं
जो आपको दरोगा में पूछेगा तो पूछेगा। हम अभी क्या बताएं कि G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में मेजबानी किसने किया, किस देश ने? तो भारत देश में किया, भारत देश ने किया और 2023 में किया और 18वें G20 था। ये क्या था? पहले आपका मेरे प्यारे साथियों अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ, राजगीर। कहाँ था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। हम आपसे ये पूछे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ, राजगीर। कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य की राजधानी, स्थापित मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे आज आधुनिक में हम पटना कहते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। और यह उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहर में थे। उस समय एक थे हमारे शहर मेरे प्यारे साथियों। क्या बोले कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित हमारे मौर्य साम्राज्य की राजधानी किसे माना गया था? पाटलिपुत्र को माना गया था मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है अगला सवाल क्या है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है मेरे प्यारे साथियों? भारत के राष्ट्रपति कि भारत के उपराष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री कि लोकसभा अध्यक्ष? कौन करता है मेरे प्यारे साथियों? भारत के राष्ट्रपति करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं कि प्रधानमंत्री करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो हम आपको बता दें कि भारतीय जो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जबकि किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिविधि हो रहा हो, गतिरोध हो रहा हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत एक संयुक्त सत्र बुला सकते हैं और इस सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं मेरे प्यारे साथियों। हमेशा याद रखना क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। और राष्ट्रपति कब मेजबानी करेंगे? 108 अनुच्छेद 108 की तहत एक संयुक्त सत्र बुला सकते हैं और उसमें सभी बैठकों को बुला करके संसद में लोकसभा अध्यक्ष करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल क्या है कि प्रकाश वर्ष जिसे लाइट ईयर्स किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ऊर्जा की। तो आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई कहलाती है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है। और हम जानते हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसीलिए इसे प्रकाश वर्ष की इकाई माना गया है दूरी को मेरे प्यारे साथियों। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है नौमा सवाल है। नौमा जो सवाल है ये क्या कहती है? कहती है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या था? शहरी विकास, औद्योगिक विकास, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण की यातायात सुधार। क्या था मेरे प्यारे साथियों? क्या होगा
मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा? चलिए आपका ऑप्शन सी होगा। क्या? सी, कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण। तो बिहार में जल जीवन हरियाली किसके? तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, यही अभियान चलाया गया था मेरे प्यारे साथियों। 10वां जो सवाल है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंद गुप्त को कि कुमार गुप्त को कि समुद्र गुप्त को, किसे कहा जाता है? लग रहा है मस्ती सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल दिया गया है। आप पढ़ के तो देखिए, अब रिजल्ट भी आएगी आपकी। ठीक है, तो आपको हम बता दें मेरे प्यारे साथियों, ये जो है समुद्रगुप्त, किन्हें कहा गया? समुद्रगुप्त। एक कहता है इतिहासकारों ने ये कहा कि हमारे जो समुद्रगुप्त जो थे, ये जो समुद्रगुप्त थे, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया है। और जानते हैं ये समुद्रगुप्त उनकी सैन्य विजयों और अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया। अब कहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया समुद्रगुप्त को? क्योंकि ये सैन्य विजय और अभियान के कारण ही इन्हें कहा गया, क्योंकि समुद्र को बहुत ही अच्छे से हमारे सैन्य विजयों और अभियान बहुत किए थे, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। और इनकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रस्थानिक इलाकों में किया जाता है, स्तंभों में किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। और ये इसका शिलालेख स्तंभ जो मिलेगा इलाहाबाद में। एक और बात याद रखना, इसका जो स्तंभ जो मिलेगा, ये इसका स्तंभ जो मिलेगा इलाहाबाद, स्तंभ जो मिलेगा अभिलेख वो इलाहाबाद में मिलेगा। ठीक है, कोई कहता है कि वर्णन प्रयाग प्रस्थित किसमें मिलेगा? तो मेरे प्यारे साथियों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिलेगा, वहां आप देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। किसका? समुद्रगुप्त। 11वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव करने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा कि राज्य सरकार द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, किसके द्वारा पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य चुनाव आयोग, जिला न्यायाधीश की राज्य सरकार? किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और ये जो है राज्य सरकार जो है, कहा जाता है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। और इसका संचालन राज्य चुनाव आयोग करता है। और इसका जो संचालन करता है इसका संचालन जो करता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, और वही करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए निर्णय किसने लेता है, तो राज्य सरकार ने। और इस किसके द्वारा कराया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। लिख दें। चलिए भाई, अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय
ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, बैरन द्वीप या अंडमान, मजुली द्वीप या असम, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बताएंगे। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों, ये है बैरन द्वीप अंडमान। बैरन द्वीप अंडमान है मेरे प्यारे साथियों। और ये बता दें, ये जो है ज्वालामुखी का जो हिस्सा है, ये ज्वालामुखी जो दिख रहा है, ये सक्रिय जो है, ये अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। ये क्या है? हिस्सा है मेरे प्यारे साथियों। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, बैरन द्वीप अंडमान। ठीक है। तेरह का सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग, स्क्रैबी रोग, रिकेटस रोग, रतौंदिया रोग, क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? चलिए आपको बता दें, स्क्रैबिक रोग। क्या होता है? स्क्रैबिक रोग होता है मेरे प्यारे साथियों। अगला है 14 का सवाल है, 14 का सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य कारण क्या था? भू राजस्व में वृद्धि, तीन कटिया प्रणाली, अकाल की स्थिति, मिल मजदूरों का शोषण, मिल मजदूरों का शोषण क्या था मेरे प्यारे साथियों? मिल मजदूरों का शोषण क्या था? चलिए आपके सवाल का जवाब जो होगा, तीन कटिया प्रणाली, तीन कटिया प्रणाली। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी, तीन कटिया प्रणाली था, तीन कटिया प्रणाली। 15वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 15वां सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123, किस अनुच्छेद के तहत बताई गई है मेरे प्यारे साथियों? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी, अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत बताया गया मेरे प्यारे साथियों। कहता है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान अपनाई गई है? भारत के एकल नागरिकता के अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई मेरे प्यारे साथियों? किस देश के? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो आपको बता दें, ब्रिटेन। किसके? ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन होगा। 17 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय किसके शासन काल में हुआ? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, किसके शासन काल में हुआ था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए आपकी सवालों का जवाब जो है, आपकी सवालों का जो जवाब है वो अशोक नहीं, कनिष्क। क्या होगा?
कनिष्क के माध्यम से, किसके? कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में महायान शाखा का उदय किया गया था। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 18 का सवाल है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, महानदी, महानदी किस पर बनाई गई? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी किस पर बनाई गई मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे, है ना तगड़ा क्वेश्चन। चलिए, कृष्णा नदी किस पे? कृष्णा नदी पे बनाई गई है। किस पे? कृष्णा नदी पर बनाई गई है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है उसकी इकाई एसआई मात्रक क्या होती है? किससे मापी जाती है? हर्ट्ज से, डेसिबल से, पास्कल से, जूल से? किससे मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता मेरे प्यारे साथियों? देखिए, डेसिबल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। तो आपसे पूछे कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो डेसिबल से मापी जाती है। अगला सवाल है, ऑपरेशन ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा किस घटना से, किस घटना से संबंधित था? ऑपरेशन गंगा किस घटना से संबंधित था? कोविड-19 के दौरान प्रवासियों की वापसी, ये अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना, कि गंगा नदी की सफाई, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालना? बताइए, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त, ठीक है। आपके बिहार दरोगा एसआईए में फिक्स लड़ेगा तो लड़ेगा 60% क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। तो आप प्रतिदिन बने रहेंगे इस वीडियो पे। कहता है कोविड-19 के दौरान प्रवासियों का वापसी या अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना, कि गंगा नदी की सफाई, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालना, किससे संबंधित था? तो बता दे मेरे प्यारे साथियों, गंगा ऑपरेशन किससे संबंधित है? किसके लिए चलाया गया था? जब यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाइयां हो रहा था, तो यूक्रेन में जो इंडिया के व्यक्ति फंसे हुए थे, इंडिया के निवासी फंसे हुए थे, उनको यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए गंगा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है, 21 का सवाल है, लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति जिसे पीएसी कहते हैं, में कितने सदस्य होते हैं? लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30, 45 कितने सदस्य होते हैं मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब देना है। तो आपको बता दें, 22 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अगला सवाल है, अगला सवाल है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा? ये फिक्स से सवाल पूछेगी, बहुत गहराई से सवाल दिए गए हैं। इतना निचोड़ सवाल देंगे, इतना निचोड़ सवाल कि आपको एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। देखिए, बच्चे हंस रही है, देखो आएगा, स्लोली मत रखो, ये मत सोचो कि क्या है, पहले आप पढ़ के देखिए, अगर नहीं आया तो कहिए।
ठीक है। तो हम आपको क्या बोले कि किनके द्वारा कहा गया, तो बता दे आपको मेरे प्यारे साथियों, तो ये अकबर के द्वारा ये धर्म बनाई गई थी। कौन से धर्म? दीन एल इलाही, दीन ए इलाही नामक ग्रंथ, नया धर्म ग्रंथ किसके द्वारा जोड़ा गया? तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा जोड़ा गया था मेरे प्यारे साथियों। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बताया के द्वारा शुरू किया गया था, जोड़ा नहीं गया था, सॉरी। चलिए अगला सवाल है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी कौन सी नदियां करती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती है? यमुना और घाघरा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती, कृष्णा और कावेरी। कौन करता है मेरे प्यारे साथियों? कौन करता है? जल्दी से बताएंगे। हमारे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन करता है? नदियां कौन? क्या ये? हाँ, कृष्णा और कावेरी जो है वो हमारे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपसे पूछा जाए कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन करती है, तो कृष्णा और कावेरी नदी, कृष्णा और कावेरी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, चलिए 24वां सवाल है, कहता है मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.4, 7, 7.4, 8, कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4, क्योंकि मानव रक्त क्या है? क्षारीय है। क्या है? मानव रक्त क्या है? तो क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए इसका 7.4, 7.4 है पीएच मान रक्त का। कहा जाता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 1 मई, 15 अगस्त। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च को मनाई जाती है। तभी इसका सवाल है मेरे प्यारे साथियों, सूचना का अधिकार जिसे आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ था? 2002 में, 2005 में, 2009 में, 2013 में? कब लागू किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों 2005 में लागू किया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम। कब? 2005 में लागू किया गया था। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? कौन थे? कालिदास, चाणक्य, पाणिनि, आर्यभट्ट। कौन होंगे मेरे प्यारे साथियों? तो आपका पाणिनि। क्या है? पाणिनि है। कहा जाता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? तो मेरे प्यारे साथियों 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरेगी कर्क रेखा। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्या है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है, केवल ब्यूटेन है? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो आपको बता दें ब्यूटेन है, केवल तो ब्यूटेन है, लेकिन इसमें दो एक चीज और होता है प्रोपेन। तो आपको मुख्य अवयव जो होगा प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होगा? प्रोपेन और ब्यूटेन होगा। ठीक है, ये 10वां की सवाले में था किताबों में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर, भारत में वस्तु
एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 सितंबर 2017 को, 1 जनवरी 2018 को कब किया गया था मेरे प्यारे साथियों? है ना क्वेश्चन? तो आपको बता दें 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को। अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को? किसको मेरे प्यारे साथियों? प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश की, उपराष्ट्रपति की, लोकसभा अध्यक्ष किसको सौंपती है अपना शपथ पत्र, सॉरी त्याग पत्र किसे सौंपती है? चलिए उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपती है? उपराष्ट्रपति को सौंपती है। 32 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। कहता है हल्दी घाटी का युद्ध कब और हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, कि 1546 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, कि 1757 में क्लाइव और सिराज उद्दीन दौला के साथ, कि 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के साथ? किसके साथ हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो आप सभी जानते हैं कि 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। 33 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों। कहता है भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो सबसे लंबे जो है तट रेखा वाले क्षेत्र जो है गुजरात। क्या है? गुजरात है। अगला सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? नाभिक को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी उपकरण को? किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? पावर हाउस किसे कहा जाएगा कोशिका के? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। एक और बात है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ? राइबोसोम से होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, कुलम्बनी, बोधगया? तो सभी को जानते हैं कि हमारे बुद्ध भगवान का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोधगया में। कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। कहता है धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, किसी भी सदन में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? कहाँ किया जाता है? तो बता दें आपको मेरे प्यारे साथियों, आपका केवल लोकसभा सदन में। कहाँ? केवल लोकसभा सदन में। कहता है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, कि सुभाष चंद्र बोस ने? किसने दिए थे? यह नारा किसने दिए थे मेरे प्यारे साथियों, या किसने कहा था? तो हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। 38 का सवाल है आपका, 38 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, कौन होंगे मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे फटाफट। तो बता दें आर्गन है। क्या? आर्गन। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ क्या है? शीशा, चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ क्या है? शीशा, चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा। आपको मालूम है ग्रेफाइट क्या इस्तेमाल होता है? ग्रेफाइट, जो काले काले पेंसिल में दिखता है वो ग्रेफाइट है। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुषों को समर्पित है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किनका स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुषों का समर्पित है? जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। अगला सवाल है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 7 है, किसमें है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। आप लोग पढ़ते नहीं हैं। चलिए बता दें आपको, भाग 4 किसमें है? भाग 4 में है। बयालीस का सवाल है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1761, 1764, 1857। कब लड़ा गया? तो 1757 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। ये आपका VVI प्रश्न है। चलिए अगला है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? तो सबसे ज्यादा दर्रे जो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए जम्मू कश्मीर, इसमें बता दें आपको सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। 44 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, कहता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आइजैक न्यूटन ने, इसका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, गैलीलियो गैलीली ने, मैरी क्यूरी ने। किसने किए थे? सापेक्षा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, आइंस्टीन ने कि अल्बर्ट ने कि गैलीलियो गैलीली ने कि मैरी क्यूरी ने? जल्दी जाओ। कि न्यूटन साहब ने? किसने दिए थे? हाँ,
आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑफलाइन की बच्चे का जवाब तो गाना नहीं है, बहुत ही बच्चे सही से जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन आप प्रतिदिन बने रहिएगा, ठीक है। कहता है विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल की रामपाल, किसने किया था? तो धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने किया था। छियालीसवां क्वेश्चन है आपका, ये 46वां क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? भारत का पहला राज्य कौन था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। 47वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बादशाह जिसे कहते हैं, कहाँ कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, लोथल था। क्या होगा? तो लोथल होगा। क्या होगा? लोथल होगा। 48 का सवाल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। कौन सा है सबसे गर्म ग्रह? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जवाब देंगे तो आपको बता दें शुक्र। कौन है? शुक्र है, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह। 39वां क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है कि पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो बता देते हैं, जंग लगेगा तो लोहे के भार क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। 50वां क्वेश्चन है आपका, अंतिम सवाल मेरे प्यारे साथियों, ये आपका अंतिम सवाल, कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, उदय उमेश ललित, एन.वी. रमना की परीक्षा परीक्षा के समय के अनुसार उत्तर दें। जल्दी से बताएंगे तो आप परीक्षा के समय के अनुसार उत्तर देंगे। जब परीक्षा उस समय कौन है बताएगा, वर्तमान में उसके अनुसार दिया जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। जैसे अभी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया जाए तो उस मुख्य न्यायाधीश का नाम दिया जाएगा, ठीक है, वर्तमान वाले। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपकी जो सवालें है यहीं तक रहती है, ये सवालें जो है यहीं तक रहती है, और हम प्रतिदिन आपके लिए सेट बना करके लेकर के आएंगे, ठीक है। इसमें आप क्या रहें? बने रहें, क्या रहें? बने रहें,